स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। तो दोस्तों, कल हमने ब्लैक वारंट मूवी के पहले 4 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे और बाकी के एपिसोड मैं इस वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसलिए अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले जाकर उसको देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। 5वें एपिसोड की शुरुआत 4 दिसंबर 1973 से होती है और ये वो दिन है जब करतार और उजागर ने डॉक्टर जैन की पत्नी को मारा था। उस रात जैन अपनी पत्नी विद्या के साथ कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर करतार और उजागर आ जाते हैं। वे लोग जैन को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उसकी पत्नी को मार देते हैं। डॉक्टर जैन उन दोनों को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि करतार और उजागर ने यह कत्ल उसी के कहने पर किया था। अब जैन खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ये बात सुनकर हैरान था कि दोनों हमलावरों ने सिर्फ जैन की पत्नी को ही मारा। ऑफिसर जैन से कई सवाल करता है, जैसे कि उन्होंने अपनी पत्नी को बचाया क्यों नहीं और उन कातिलों ने तुम्हें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। लेकिन जैन उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि प्रधानमंत्री की आंखों का इलाज मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए कोई भी सवाल पूछना है तो बड़ी ही सावधानी से पूछो। लेकिन इन सब फालतू बातों का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ समय बाद डॉक्टर जैन को भी जेल हो जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां कोर्ट ने करतार और उजागर को फांसी की सजा सुना दी थी। सुनील को यह फैसला सही नहीं लगता, क्योंकि करतार और उजागर ने यह सब अपनी गरीबी के कारण किया था। फिर सुनील सजा सुनाने वाले जज साहब के पास पहुंच जाता है और बताता है कि करतार और उजागर का व्यवहार गलत नहीं है। अगर वे लोग अच्छे वकील करते तो शायद बच भी जाते। अब जज साहब सुनील की भावनाओं को तो समझते थे, लेकिन कहते हैं कि जो लोग 500 रुपए के लिए किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, वे लोग अच्छा वकील कहां से करते, और तुम इसमें अकेले क्या कर लोगे। हालात तभी बदलेंगे जब सभी इस मुद्दे पर काम करेंगे। ये बात सुनने के बाद सुनील जज के ऑफिस से चला जाता है और तिहाड़ जेल में जाकर नए एसपी को रिपोर्ट करता है। एसपी और तोमर ऑडिट ऑफिसर्स को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में वे इंस्पेक्शन के लिए आने वाले थे। अगर उन्हें जरा सी भी गड़बड़ मिली तो एसपी और डीएसपी दोनों मुसीबत में आ सकते थे। फिर रात को तोमर अपनी बेटी पीहू और पत्नी शालिनी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। तोमर की पत्नी तो उससे बात करने को भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तोमर तिहाड़ जेल में नौकरी करे। फिर तोमर अपनी बीवी को समझाता है कि मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी मेरे ही साथ रहें, लेकिन शालिनी उसे कहती है कि मैं उस जेल में नहीं रह सकती। अब तुम्हारी बेटी पीहू भी बड़ी हो गई है और उन अपराधियों के साथ रहकर उस पर भी गलत असर होगा। तोमर की वाइफ हमेशा ही उससे नाराज रहती थी, क्योंकि तोमर हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपनी बीवी बच्चों से मिलने आता था। तोमर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर शालिनी उसे समझाती है कि तुम जेल के बाहर सिविलाइज सोसाइटी में एक जगह बना दो, हम वापस वहां पर रहने के लिए आ जाएंगे। अब शालिनी के लिए ये बात कहना तो बहुत आसान था, लेकिन एक नया घर बनाने में कितना पैसा और मेहनत लगती है, ये सिर्फ तोमर ही जानता था। दूसरी तरफ सुनील के बड़े भाई का रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि सुनील ने लड़की वालों को बता दिया था कि वो तिहाड़ जेल में जेलर है। सुनील के घर में सभी उसे ताना मारते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सुनील के बड़े भाई सबको चुप करवा देते हैं। सुनील की अपनी माँ से थोड़ी बहस भी हो जाती है, जिसके बाद वो ये कहकर घर से चला जाता है कि एक हफ्ते में वो खुद को साबित करके दिखाएगा। फिर नीचे पहुंचते ही सुनील की पड़ोस वाली आंटी उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें सुनील से बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन सुनील अभी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब तिहाड़ जेल में ऑडिट ऑफिसर्स भी आ चुके थे। फिर तोमर दहिया और मंगत को उन्हीं के आगे पीछे लगा देता है। तोमर काफी देर तक सुनील का इंतजार करता है, लेकिन सुनील नहीं आता, क्योंकि सुनील जेल जाने की बजाय एक बड़े वकील के पास गया था, ताकि वो जेल की हालत में सुधार ला सके। सुनील उस वकील को बताता है कि तिहाड़ जेल के आधे से ज्यादा कैदी बेगुनाह हैं, या फिर अपने हिस्से की सजा काट चुके हैं, लेकिन फिर भी वहां पर भेड़ बकरियों की तरह भीड़ लगी हुई है। सुनील बस इतना चाहता था कि तिहाड़ जेल की हालत में सुधार आ जाए, और जैसा करतार और उजागर के साथ हुआ है वैसा और किसी के साथ भी ना हो। फिर वकील सुनील को ये कहकर वहां से भेज देता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इसके बाद सुनील तिहाड़ जेल में वापस आ जाता है। अब सुनील और दहिया के बीच में अभी भी मनमुटाव बाकी था, इसलिए मंगत उन दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही नहीं मानते। फिर सुनील टाइपराइटर गोविंद को बुलाकर एक दस्तावेज तैयार करवाता है, जिसमें कैदियों के अधिकार और हक को लेकर सभी बातें लिखी हुई थी। फिर अगली सुबह सुनील वो दस्तावेज
एसपी को दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन एसपी उसे कहते हैं कि अभी मुझे ऑडिट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करनी है, इसलिए ये दस्तावेज मैं बाद में देखूंगा। फिर सुनील उनकी बात से निराश हो जाता है, क्योंकि जिन पेपर्स के लिए उसने रात भर मेहनत की थी उनको एसपी साहब ने खोल कर भी नहीं देखा। फिर सुनील वहां से सीधा आईजी के पास चला जाता है और वहां जाकर वो उनको अपने दस्तावेज दिखाता है। सुनील उनको बताता है कि मैं एक वकीलों की टीम बना रहा हूँ जो कैदियों की सहायता करेगी, और इस काम का पूरा बजट मैंने अपने पेपर्स में लिख दिया है। आईजी सुनील से पूछते हैं कि इस बजट के लिए पैसे कहां से आएंगे, और ये काम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स का है, इसलिए तुम्हें इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जेलर का काम होता है जेल चलाना, इसलिए तुम बस वही करो। अब आईजी साहब से भी सुनील को कोई भी हेल्प नहीं मिलती, इसलिए वो निराश होकर वापस घर आ जाता है। घर में सुनील की आंटी सुनील का इंतजार कर रही थी, इसलिए उसके आते ही वो सीधा ही सुनील से काम की बात करने लगती है। दरअसल उनको जेल का खाना चाहिए था, इसलिए वो सुनील से कहती है कि तिहाड़ का थोड़ा बहुत खाना उनके लिए लेते आना। लेकिन सुनील उनसे सवाल करता है कि जेल का खाना आपको क्यों चाहिए। सुनील के सवाल करते ही वो गुस्सा हो जाती है और बिना वजह बताए वो बड़बड़ाते हुए अंदर चली जाती है। सुनील को समझ में नहीं आ रहा था कि आंटी जेल के खाने का क्या करेगी, लेकिन फिर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और सोने के लिए चला जाता है। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक उपाय है, लाल किताब का उपाय। उसके अकॉर्डिंग किसी बंदे को अगर जेल होने वाली होती है तो उसको पहले से ही जेल का खाना खिला दो, फिर उसको सजा नहीं मिलती या फिर बहुत नाम मात्र सजा मिलती है। मैंने ये उपाय कईयों को करते हुए देखा है, इसलिए मैंने सोचा आपको भी बता दूं। अब अगली सुबह तिहाड़ जेल में एक अलग ही तूफान आ जाता है, क्योंकि त्यागी उस सरदार लड़के को गेंद चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। सरदार लड़का बहुत ही तेजी से भागता है, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही त्यागी गैंग का मेंबर नीला उसे पकड़ लेता है। सनी ने उस लड़के को तड़पाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन तभी वहां पर सरदार गैंग आ जाती है, जो त्यागियों पर हमला करके उस लड़के को बचा लेती है। नंबरदार और ऑफिसर्स जल्दी से दौड़कर वहां पर आ जाते हैं और मामले को शांत करते हैं। वो सरदार लड़का मंगत से बहुत माफी मांगता है, लेकिन अब मंगत भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। इस पूरी घटना के होने के बाद अनिल राणा और सनी त्यागी एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि त्यागियों की नई दुश्मन अब सरदार गैंग थी। दूसरी तरफ ऑडिट ऑफिसर्स को इंस्पेक्शन करते वक्त कैंटीन में 10,000 रुपए का फर्क मिलता है, और आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि ये फर्क सुनील की कैंटीन में मिला था। सुनील को अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो एक रेस्टोरेंट में प्रिया के साथ लंच कर रहा था। फिर सुनील प्रिया से पूछता है कि क्या जेलर की नौकरी बुरी है, लेकिन प्रिया उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जेलर की नौकरी बुरी होती तो मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर लंच के बाद सुनील वापस बड़े वकील से मिलने चला जाता है, लेकिन वो सुनील की हेल्प करने से मना कर देते हैं। फिर वो सुनील को 3 लड़कों से मिलवाते हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही वकालत शुरू की थी। सुनील उन लड़कों को देखते ही समझ जाता है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन उसके पास उनकी हेल्प लेने के सिवा कोई और चारा ही नहीं था। फिर सुनील उन तीनों को अपने लक्ष्य के बारे में बताता है, लेकिन तभी एक वकील उससे सवाल करता है कि हमें इस काम का कितना पैसा मिलेगा। पैसे की बात सुनते ही सुनील थोड़ा हिचकिचाने लगता है, क्योंकि वो ऐसे वकील चाहता था जो उसकी मदद सिर्फ सेवा समझकर करे। अब वो एक बार फिर से उदास होकर तिहाड़ जेल में वापस आ जाता है, लेकिन वहां की शांति देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर तोमर सुनील को देखते ही सैनी साहब से पूछता है कि साल भर में सुनील कितना कमा लेता होगा। सैनी साहब जवाब देते हैं कि 10,000 से थोड़ा कम। अब तोमर फिर से उनसे सवाल करता है कि इसके कैंटीन के अकाउंट में से कितने की गड़बड़ मिली है। सैनी साहब का जवाब सुनते ही सुनील के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अकाउंट में उसकी साल भर की कमाई से भी ज्यादा पैसों की गड़बड़ मिली थी। फिर तोमर सुनील को कहता है कि मैं पहले दिन से ही तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब ये पैसे तुम्हें अपनी जेब से ही देने पड़ेंगे। फिर सुनील तोमर को कहता है कि मुझे चेक करने का एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन तोमर उसकी बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है। तोमर के जाते ही मंगत सुनील को कहता है, हम इतने दिनों से यही कह रहे थे, क्योंकि जिसने जो लेन देन करनी थी कर ली, अब सारा पैसा तुम्हें ही भरना पड़ेगा। ये सब देखकर सुनील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो सीधा ही एसपी के पास चला जाता है। फिर वो एसपी साहब को कहता है कि मुझे यकीन है कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, अगर आप मुझे कुछ समय दे दें तो मैं ये गड़बड़ करने वालों को ढूंढ निकालूंगा। फिर एसपी साहब कहते हैं कि मुझे सोचने का थोड़ा समय दो, लेकिन सुनील को तसल्ली नहीं थी, इसलिए वो सीधा ही आईजी साहब के पास चला जाता है। लेकिन आईजी की बातें सुनने के बाद सुनील को दुख पहुंचता है, क्योंकि अब जेल में कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था।
ना ही उसके दोस्त, ना तोमर, ना एसपी और ना ही आईजी। फिर कुछ देर बाद सुनील को खबर मिलती है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी आंटी ऑफिस में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। सुनील की आंटी उसे बताती है कि उनकी और उनके पति की कुंडली में जेल दोष है और पंडित जी ने कहा है कि अगर वे लंबे समय तक जेल का खाना खाएंगे तो दोष हट जाएगा। अब सुनील उनकी परेशानी समझता था और उन्हें जेल का खाना दिला देता है। फिर जाते जाते आंटी सुनील को कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो या फिर लोन की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी सुनील की हेल्प करने के लिए चार्ल्स शोबर आ जाता है और कहता है कि पैसों के लिए सुनील को कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए जो तुमको पैसे देकर भूल जाए। फिर चार्ल्स सुनील को बताता है कि डेविड हॉल नाम के एक ब्रिटिश नागरिक मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनकी मुझसे मिलने के लिए एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। फिर वो सुनील को ऑफर देता है कि अगर तुम मेरी उनके साथ मीटिंग करवा दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन सुनील इस ऑफर के लिए मना कर देता है। अब सुनील एक बार फिर से तोमर से मिलने जाता है और पूछता है कि मैं क्या करूं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। फिर तोमर कहता है कि सबसे पहले तुम उन कैदियों के पीछे भागना बंद कर दो। तोमर ने उसे पहले भी बताया था कि हमेशा अपने लिए जियो, क्योंकि ना ही जेल में उसका कोई अपना है और ना ही घर में हमारी नौकरी की कोई भी वैल्यू नहीं है और ना ही जेल में हमारे सीनियर्स की नजरों में हमारी वैल्यू। और सीनियर्स के बाद तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे लोग बचते हैं जो एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। फिर तोमर सुनील को बताता है कि जेल में हर रात राशन आता है और अब तुम्हें उस राशन में से एक हिस्सा निकालकर बाहर भेज देना है और ऐसा करके तुम्हारे हाथ पैसे आएंगे और तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा। फिर सुनील तोमर की बात मान लेता है और फिर रात को ठीक वैसा ही करता है जैसा तोमर चाहता था। कुछ दिन बाद करतार और उजागर को फांसी हो जाती है और सुनील घर के खाने के बजाय जेल का खाना खाना शुरू कर देता है। अब वो कैदियों के हक के लिए लड़ेगा या नहीं, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 6th एपिसोड में हम देखते हैं रात के समय सभी कैदी सो रहे थे। फिर एक कैदी मौका मिलते ही दूसरे का कंबल चुरा लेता है और चुपचाप लेट जाता है। फिर दूसरा कैदी जेल में हड़कंप मचा देता है क्योंकि जिस कैदी ने उसका कंबल चुराया था वो उस कैदी को गालियां देने लगता है और कहता है कि मेरा कंबल वापस कर दे। लेकिन तभी बाहर खड़ा हवलदार उस पर चिल्लाने लगता है और चुपचाप सोने के लिए कहता है। अब अगली सुबह तोमर और बाकी ऑफिसर्स देखते हैं कि जेल में कैदी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वे सभी एक ही मांग कर रहे थे कि हमें कंबल चाहिए, लेकिन तोमर उनकी ये मांग पूरी करने से साफ साफ मना कर देता है। फिर कुछ देर बाद सुनील और दहिया हाथ में गुलाब जामुन लेकर वहां पर आते हैं ताकि कैदी लालच में आ जाएं और भूख हड़ताल छोड़ दें, लेकिन एक भी कैदी उनके झांसे में नहीं आता। फिर दहिया और सुनील ये सारी बात जाकर तोमर को बताते हैं। फिर तोमर सुनील से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। सुनील कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया तो एक बार फिर से उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। फिर जब सुनील अकेला बैठा था तो सैनी साहब उससे मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कि पहले तो कैदियों को फटा पुराना कंबल मिल जाता था, लेकिन अब तो उनके पास वो भी नहीं है। फिर सैनी साहब उसे कहते हैं कि हमें मिलकर इस बारे में जांच करनी चाहिए कि आखिर कंबल जा कहां रहे हैं। लेकिन सुनील उन्हें कहता है कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करिए, क्योंकि 10,000 की गड़बड़ के बाद सुनील अब अपने सिर पर कोई भी टेंशन लेना नहीं चाहता था। वो ना तो तोमर के बताए हुए रास्ते पर चल सकता था और ना ही ईमानदारी के रास्ते पर। तभी अगले सीन में हम मंगत को देखते हैं जो अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। दरअसल मंगत का भाई जस्सी किसी जत्थे के साथ जुड़ गया था, जिसको हम सरल भाषा में लोगों का समूह भी कह देते हैं। अब मंगत और उसकी माँ दोनों ही जस्सी को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि पुलिस ने कल ही 3 लोगों को गोली मारी थी। अगर जस्सी को भी कुछ हो गया तो वे जीते जी मर जाएंगे। जस्सी को लेकर मंगत की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी और इसी वजह से मंगत और भी ज्यादा शराब पीना शुरू कर देता है। तभी ठंड की वजह से जेल में एक कैदी बेहोश हो जाता है। फिर कुछ ऑफिसर्स उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। फिर वे लोग हेल्प के लिए मंगत को ढूंढते हैं, लेकिन मंगत का तो कोई भी अता पता नहीं था। फिर कुछ देर बाद मंगत एक कैदी के साथ जेल में मिलता है, क्योंकि शराब पीने की उससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती थी। फिर तोमर मंगत की इस हरकत से बहुत नाराज हो जाता है, लेकिन दहिया तोमर को समझाता है कि मंगत ने बस थोड़ी सी पी है। फिर तोमर कहता है कि मंगत थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा पी रहा है और अगर वो इसी तरह कैदियों के बीच में शराब पीकर बेहोश होता रहेगा तो कैदी मंगत को मार डालेंगे। अब तोमर मंगत की भलाई के लिए उसे छुट्टी दे देता है ताकि वो अपने घर वालों से मिल आए और उसकी हालत में भी सुधार हो जाए।
फिर सभी के जाने के बाद सुनील तोमर को कहता है कि हमने अगर कैदियों को कंबल नहीं दिए तो वे लोग फिर से हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अब सुनील एक बार फिर से कैदियों के दर्द को महसूस कर रहा था, लेकिन तोमर उसे समझाता है कि तुम फिर से वही गलती मत करो। कैदियों की मांग कभी भी नहीं रुकती है। आज कंबल के लिए हड़ताल कर रहे हैं तो कल किसी और चीज के लिए करेंगे। फिर इतना कहकर तोमर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुनील मकबूल भट्ट के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। फिर मकबूल सुनील को कहता है कि ठंड में कंबल ना मिलना कोर्ट में टॉर्चर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सभी पुलिस ऑफिसर्स को इसका जवाब देना होगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब कैदियों के लिए कोई अच्छा वकील लड़ेगा, वरना छोटे मोटे वकील के लिए तो अपील करना भी बेकार है। सुनील को मकबूल की ये बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि कैदियों के पास अच्छे वकील का ना होना उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था। अब सुनील इस बारे में प्रिया से बात करता है। फिर प्रिया कहती है अगर मैं तुम्हारे लिए वकील लाकर तुम्हारी परेशानी दूर कर दूं तो। फिर प्रिया की ये बात सुनकर सुनील नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ही कई जगह पर वकील ढूंढने की कोशिश की थी, पर कहीं पर भी उसकी बात नहीं बनी। फिर वो गुस्से में प्रिया को कहता है कि तुम्हारे हिसाब से मैंने कोशिश नहीं की, जो काम मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाया वो तुम कैसे कर लोगी। लेकिन प्रिया सुनील की बातों से नाराज होकर बिना जवाब दिए ही वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम गर्वित दुग्गल को देखते हैं, जो पुलिस की वैन में बैठकर कहीं जा रहा था। फिर पुलिस वाले गर्वित को एक कैफे के बाहर उतारते हैं और ये कहकर चले जाते हैं कि 1 घंटे के बाद इसी जगह पर मिलना। फिर कुछ देर बाद कैफे में प्रिया भी आ जाती है। फिर उसके आते ही गर्वित मुस्कुराने लगता है। गर्वित प्रिया को बताता है कि मेरी जेल में पूरी सेटिंग है, मैं अपनी मर्जी से जब चाहे जहां चाहे कहीं भी आ जा सकता हूँ। फिर प्रिया गर्वित से पूछती है कि तुम तिहाड़ जेल में क्यों हो, लेकिन गर्वित उसका सवाल सुनते ही हिचकिचाने लगता है। अब गर्वित उसे और धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो प्रिया को सारी सच्चाई बता देता है कि मुझे एक मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। गर्वित का जवाब सुनते ही प्रिया बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है, जैसे उसे कोई बड़ा झटका लग गया हो। दरअसल प्रिया और गर्वित के बीच में एक लव स्टोरी बन रही थी, लेकिन गर्वित का जवाब सुनकर अब वो लव स्टोरी खतरे में पड़ गई। फिर प्रिया से मिलने के बाद गर्वित तिहाड़ जेल में वापस जाने लगता है। वो जिस गाड़ी में वापस जाता है उस समय उस गाड़ी के अंदर कई सारी बोरियां रखी हुई थी, लेकिन उन बोरियों में जो चीज थी उसको गर्वित देख लेता है। फिर वो ये सारी बात जाकर सुनील को बताता है। वो सुनील को बताता है कि जेल में कई सारे कांड होने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो फैक्ट्री में रेड डलवा दो। सुनील के लिए गर्वित पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर ये बात सही निकली तो तिहाड़ में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। फिर सुनील सारी बात जाकर तोमर को बताता है, लेकिन वो ये बात नहीं बताता कि ये जानकारी गर्वित ने दी है। तोमर सुनील को छापा मारने की इजाजत दे देता है और दहिया को भी कहता है कि तुम सुनील के साथ रहो। अब उनको बस रात होने का इंतजार करना था। फिर रात के वक्त दहिया, सुनील और ऑफिसर्स की एक टीम फैक्ट्री में छापा मारती है, लेकिन वहां जो काम हो रहा था उसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। असल में फैक्ट्री में कुछ लोग मिलकर जानलेवा हथियार बना रहे थे। फिर जब दहिया ने उन पर हाथ साफ करके उनसे पूछा कि ये हथियार किन के लिए बन रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये त्यागी और हड्डी गैंग के लिए बनाए जा रहे हैं। ये हथियार सरदार गैंग को खत्म करने के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन सुनील के छापा मारने के बाद उनका ये प्लान फेल हो गया। फिर जब एसपी साहब ने उन हथियारों को देखा तो वो भी हैरान रह गए। फिर उसने तुरंत तोमर को आदेश दिया कि पूरी जेल में छापा मारा जाए और पता लगाया जाए कि और कितने हथियार कहां कहां छुपाए गए हैं। तोमर का ये आदेश मानने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि अगर त्यागी गैंग को पता चल गया कि तोमर ने ये छापा डलवाया है तो सनी और लवली उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एसपी का आदेश था, मानना तो पड़ेगा ही। फिर दहिया और सुनील ने जेल के हर हिस्से में छापा मारा, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। फिर गुस्से में आकर तोमर चिल्लाने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि और हथियार नहीं मिलेंगे। असल में तोमर को सुनील और दहिया पर चिल्लाने का बहाना चाहिए था, ताकि आगे से वे लोग छापे की बात ना करें। फिर तोमर के जाने के बाद सुनील दहिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन दहिया उसे अनदेखा करके वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन तोमर की मुलाकात सन्नी त्यागी से होती है। उस समय सन्नी छापे की बात को लेकर बहुत ही गुस्से में था। फिर तोमर जैसे तैसे उसको समझाता है, लेकिन जब तक सुनील जैसा ऑफिसर तिहाड़ जेल में है तोमर की मुश्किलें कम नहीं होने वाली थी। फिर कुछ देर बाद सुनील से मिलने के लिए सैनी साहब आते हैं और अकाउंट्स दिखाते हुए कहते हैं कि तिहाड़ जेल को कंबलों के पैसे दिए गए थे, लेकिन फिर भी कैदियों तक वो कंबल नहीं पहुंचे। और ये सारी गड़बड़ी एसपी और डीएसपी की वजह से हुई है, क्योंकि जो कंबल तिहाड़ के लिए पास होते थे उनमें से 1/4 ही कंबल कैदियों को मिलते हैं, बाकी सब एसपी और डीएसपी बेच देते हैं।
फिर वो सुनील को कहते हैं कि अब तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सुनील ऐसा करने से मना कर देता है। वो अब किसी भी तरह की परेशानी अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था। फिर उसके मना करने के बाद सैनी साहब खुद आईजी साहब के पास शिकायत करने के लिए चले जाते हैं। आईजी साहब सैनी साहब की बात को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वो भी इस घपले के अंदर शामिल हैं। फिर रात को एसपी साहब हड़बड़ी में सुनील और बाकी ऑफिसर्स के पास आता है और बताता है कि मकबूल भट्ट को तुरंत ही फांसी वाली कोठी में शिफ्ट करना है, क्योंकि उसके समर्थकों ने इंग्लैंड में एक भारतीय राजनयिक की हत्या कर दी। अब कोर्ट ने मकबूल भट्ट के खिलाफ ब्लैक वारंट जारी कर दिया है और 2 दिन के अंदर अंदर उसे फांसी होगी। अगली सुबह सुनील की मुलाकात वकील शराफ से होती है, जिनको प्रिया ने भेजा था। सुनील ये जानकर बहुत ही खुश होता है कि प्रिया ने उसे भेजा है। अब शराफ ही ये केस चैरिटी के तौर पर लड़ने वाला था। तभी आईजी सैनी साहब को ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि तुम्हारी कंप्लेंट के बाद मैंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, लेकिन तोमर और एसपी के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद तुम्हारे खिलाफ। फिर वो सैनी से कहते हैं कि आप एक अकाउंटेंट हैं, अगर मैं कह दूं कि आपने ही उन कैदियों के साथ मिलकर वो सारे कंबल बेच दिए हैं, तो क्या ये गलत नहीं लगेगा? आईजी की बातें सुनकर सैनी साहब हैरान रह जाते हैं और उनसे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हैं, लेकिन आईजी उनको वहां से जाने के लिए कह देता है। सैनी साहब के जाते ही तोमर, एसपी और आईजी तीनों ही मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि ये सब उन तीनों की ही चाल थी। दूसरी तरफ सुनील एडवोकेट शराफ के साथ बैठकर सारी बातें समझ लेता है। वकील सुनील को बताता है कि हम एक परमानेंट सेटअप शुरू करेंगे, जहां पर लीगल क्लिनिक भी खोले जाएंगे और वहां पर अलग अलग वकील आकर अपनी अपनी सेवा देंगे, ताकि कैदियों को इंसाफ मिल सके और इसके साथ तिहाड़ जेल की हालत में भी सुधार आएगा। ये बात सुनने के बाद सुनील को बहुत खुशी होती है। अब जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। अब एक तरफ तो मकबूल भट्ट को फांसी दे दी जाती है और दूसरी तरफ सैनी साहब खुद को पंखे से लटका लेते हैं, क्योंकि अपने ऊपर लगाया हुआ इल्जाम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर जब मकबूल भट्ट की कब्र बनवाने के बाद सुनील सैनी साहब से मिलने जाता है, तो उसको उनकी लाश मिलती है। फिर सैनी साहब की लाश देखकर उसको गहरा सदमा पहुंचता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। फिर जब कोर्ट में कैदियों की अपील वाली बात आती है, तो एसपी साहब सुनील को कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में से तकिया कंबल वाली सारी चीजें निकाल दो। कैदियों को अगर अपनी सजा माफ करवाने के लिए लड़ना है तो लड़े, हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तुम भी एक बात साफ साफ समझ लो, तुमको ये फैसला करना होगा कि तुम्हें तिहाड़ के लिए काम करना है या फिर कैदियों के लिए। और ये बात सुनने के बाद सुनील को बहुत ही दुख पहुंचता है। फिर जब सुनील घर जाता है तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके सिवा किसी को भी तिहाड़ की हालत में सुधार नहीं चाहिए था। सभी लोग सिर्फ अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ मंगत की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि वो अभी भी घर नहीं गया था और ऊपर से उसने शराब पी पीकर अपना पूरा शरीर खराब कर लिया था। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम सरदार गैंग को देखते हैं, जिनके धर्म को लेकर काफी आलोचनाएं हो रही थी। दरअसल उन दिनों भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और ये हत्या उनके ही 2 अंगरक्षकों ने, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी। और उनके इस काम के बाद सभी सिख धर्म वालों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। तिहाड़ जेल में भी सरदारों की जमकर धुलाई करी जा रही थी, जिसको देखकर मंगत का खून खोल रहा था। तभी दहिया तोमर को समझाता है कि इन सरदारों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन तोमर उनको कहता है कि जान से नहीं मारना है इनको, बस इतना मारो जब तक इनकी हिम्मत ना टूट जाए। अब मंगत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। तोमर सभी सरदार ऑफिसर्स की ड्यूटी बदलकर उन्हें दूसरे कामों में लगा देता है, ताकि उनके अंदर बदले की भावना ना भड़के। अब मंगत तोमर की ये दादागिरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर वो तोमर पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम हमें ड्यूटी से इसलिए हटा रहे हो ताकि तुम सरदारों पर जुल्म कर सको। अब तोमर मंगत का दर्द समझता था, इसलिए वो बताता है कि ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, मैं तो बस उनको फॉलो कर रहा हूँ। फिर तोमर मंगत को समझाने के लिए उसकी गलतियां निकालने लगता है, जिसके कारण मंगत गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। मंगत के जाते ही दहिया तोमर से कहता है कि सर ये सब कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन तोमर उसे समझाता है कि तुम उसकी साइड मत लो, मैंने हर काम सोच समझकर ही किया है। त्यागी और हड्डी की सुलह करवाई ताकि वो दोनों मिलजुल कर रहें, और अब उन दोनों का दुश्मन बस एक ही है और वो है सरदार गैंग। अब एक तरफ तो तोमर दहिया को अपनी बातें बता रहा था और दूसरी तरफ सरजू चाकू से नीला को मार मार कर खत्म कर देता है। नीला की मौत वाली बात जब त्यागियों को पता चलती है
तो सनी तुरंत अपनी गैंग की एक मीटिंग बुलाता है। सनी अपनी गैंग के हर एक मेंबर से कहता है कि अब हमारा कोई भी सगा नहीं है, ना हड्डी गैंग, ना ही सरदार गैंग और ना ही ये पुलिस वाले, इसलिए तुम सब चौकन्ने रहना। सनी ने यह बात कहकर सभी त्यागियों को भड़का दिया था और अब जेल में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती थी। अगले सीन में हम दहिया को देखते हैं जो सरजू की जमकर धुलाई कर रहा था। दहिया और सुनील को सूरज के पास से एक चाकू बरामद हुआ था और उस चाकू में नीला का खून भी लगा था, इसलिए दहिया सरजू को मार मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। सरजू बार बार सुनील से हेल्प मांगता है, लेकिन सुनील अब उसकी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता था। फिर दहिया तोमर से कहता है कि आपको जो शांति चाहिए थी वो शांति आपको कहीं नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तोमर के हिसाब से ना तो पहले कुछ हो रहा था और ना ही अब कुछ हो रहा है। लेकिन दहिया अब चुप बैठने वाला नहीं था। दहिया तोमर से साफ साफ कह देता है कि मैं अपने हिसाब से ड्यूटी करूंगा और त्यागियों के एक एक हथियार को ढूंढ निकालूंगा। फिर सरजू की पिटाई होने के बाद सुनील मंगत के पास जाता है और पूछता है क्या परेशानी है, तुम इतनी शराब क्यों पी रहे हो। लेकिन मंगत कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फिर सुनील मंगत को बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ से बात करी थी, लेकिन इतना सुनते ही मंगत उस पर भड़क जाता है और पूछता है कि तुमको उनका नंबर कहाँ से मिला। फिर सुनील बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत दुखी थी, उनका एक बेटा तो जत्थे के साथ जुड़ गया और दूसरे ने शराब पी पीकर अपनी हालत खराब कर ली। मंगत की माँ और सुनील बस इतना जानना चाहते थे कि आखिर मंगत को परेशानी क्या है, लेकिन इतना समझने के बाद भी मंगत नहीं मानता। वो सुनील को गालियां देने लगता है और कहता है कि कैदी तो बस कुछ दिन के लिए जेल में होते हैं, लेकिन हम जैसे जेलरों को तो डबल उम्र कैद की सजा मिलती है। फिर मंगत सुनील को गालियां दे देकर वहां से भगा देता है। तभी रात को दहिया कुछ नंबरदारों को लेकर आता है और तिहाड़ के मैदान में खुदाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो हथियार उन्हें जमीन के ऊपर नहीं मिले, हो सकता है कि वो जमीन के अंदर मिल जाए। तभी सनी एक ऑफिसर को इशारा करता है और उसके बाद लवली और कुछ त्यागी गैंग के मेंबर दहिया को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी सुनील त्यागियों को अकेला घूमते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो उनका पीछा करता है। लवली पहले तो दहिया को खूब पीटता है और उसके बाद सुनील को। फिर पुलिस वाले तुरंत दहिया और सुनील को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर उनका इलाज किया जाता है। तभी तोमर सनी के पास जाता है और उसे समझाता है कि हम लोग एक टीम है, लेकिन सनी अब किसी के साथ भी दोस्ती रखना नहीं चाहता था। सनी ने तोमर को यह तो नहीं बताया कि हथियार कहां पर हैं, लेकिन उसको धमकी जरूर दे दी कि अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरदारों और हड्डी गैंग से ज्यादा गलतियां पुलिस ने की है और वो गलती है त्यागियों की बात ना मानना। अब तोमर के लिए भी सबसे बड़ी मुसीबत त्यागी गैंग ही थी, इसलिए तोमर ने सभी ऑफिसर्स और नंबरदारों को ये आदेश दिया कि तीनों गैंग एक दूसरे के सामने ना आ जाएं। सबको उनकी कोठियों में ही बंद रखा जाए। खाना पीना, हगना मूतना सब चीजें उनकी कोठड़ी के अंदर ही होनी चाहिए। अब हॉस्पिटल से ठीक होकर आया सुनील पीछे खड़ा खड़ा तोमर की सारी बातें सुन रहा था और ये फैसला उसे सही लग रहा था। फिर जैसे ही सभी नंबरदार और ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं तो सुनील तोमर को कहता है कि हमें हर कदम सोच समझकर रखना होगा। जब तक हम मिलकर फैसले नहीं लेंगे ये परेशानी ऐसे ही बनी रहेगी। फिर तोमर कहता है कि मैं हमेशा सोच समझकर ही काम करता हूँ। तुमने और दहिया ने अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश की और उसका नतीजा तुमने देख ही लिया। तोमर की इस बात पर सुनील कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसको पता था तोमर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं सुनील प्रिया के घर पर कॉल करता है, क्योंकि वो उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन प्रिया के घर से कोई और ही फोन उठाता है और बताता है कि वो घर पर नहीं है। सुनील किसी भी तरह से प्रिया से बात करना चाहता था, क्योंकि जब तक वो माफी नहीं मांग लेता उसे चैन मिलने वाला नहीं था। फिर कुछ देर बाद एक ऑफिसर सुनील के पास आता है और उसे चार्ल्स का लिखा हुआ शिकायत पत्र देता है। वो पत्र पढ़कर सुनील को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल चार्ल्स चाहता था कि सी क्लास वाले सभी कैदियों को उनकी कोठड़ियों से बाहर निकाला जाए, ताकि वो जेल में सफाई कर सकें, और चार्ल्स की कोठड़ी की भी। लेकिन सुनील चार्ल्स को समझाता है कि इस समय तिहाड़ जेल मुश्किल हालातों से गुजर रही है, हमारी टीम किसी भी कैदी को बाहर आने की इजाजत नहीं देगी। फिर वो चार्ल्स को कहता है कि आपने मेरी जो भी हेल्प की मैं उसे भूलूंगा नहीं। आप अपने इंग्लैंड वाले दोस्त से मिलने के अलावा कोई और ऑफर दो, अगर वो मुझे सही लगा तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। सुनील की बातें सुनकर चार्ल्स बहुत ही दुखी हो जाता है और बताता है कि तिहाड़ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जिस तरफ भी देखो बस दुख ही दुख नजर आता है। अब चार्ल्स चाहता था कि उसकी बर्थडे पार्टी जेल में खुशियां लेकर आए और उस दिन पूरी तिहाड़ में मिठाई बांटी जाए। अब सुनील भी चार्ल्स का ये ऑफर मान लेता है
लेकिन चार्ल्स के जन्मदिन में अभी समय बाकी था, इसलिए सुनील ने इस बात को फिलहाल भूल जाने का फैसला किया। अब त्यागी गैंग ने भी तोमर का साथ छोड़ दिया था, इसलिए तोमर ने अपना दिमाग दौड़ाया और पहुंच गया अनिल राणा के पास। फिर तोमर राणा को कहता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट को कहकर हड्डी गैंग को खुला छुड़वा दूंगा, लेकिन पुलिस स्टाफ सुरक्षित रहना चाहिए। राणा को यह ऑफर सही लगता है और वो तुरंत ही उसकी बात मान लेता है। फिर जब सनी के जासूस ये बात सनी को बताते हैं तो वो रात के समय तोमर और उसकी बेटी पर हमला करवा देता है। सनी उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि तब तक पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ चुके थे, लेकिन उसने तोमर की बेटी को ये कहकर धमकी जरूर दे दी कि तुम्हारे पापा बहुत रंग बदलते हैं, उनको बोलो ये सब बंद कर दे। अब तोमर इस घटना से बहुत घबरा गया था, इसलिए उसकी वाइफ अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। फिर उनके जाने के बाद तोमर फूट फूट कर रोने लगता है और ये देखकर सुनील को भी बहुत बुरा लगता है। अब सुनील समझ जाता है कि जो कुछ भी करना है अब उसको ही करना है, इसलिए वो सीधा दहिया के पास जाता है। वो दहिया को समझाता है कि अकेले लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें हर कदम एक साथ रखना पड़ेगा, तभी हम इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। अब सुनील एक बार फिर से दहिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस बार दहिया भी उसका हाथ थाम लेता है। फिर सुनील और दहिया एसपी साहब के पास जाते हैं और उनको अपना पूरा प्लान समझाते हैं। उस समय तोमर पीछे बैठा बैठा उनका प्लान सुन रहा था, क्योंकि अब जेल में जो कुछ भी होगा वो सुनील, दहिया और मंगत के हिसाब से होगा। दहिया और सुनील एसपी साहब को कहते हैं कि हमें त्यागियों को खत्म करना होगा और ये काम हम करेंगे हड्डी गैंग का विश्वास जीतकर और सरदारों को शांत करके। फिर तोमर उन दोनों से सवाल करता है कि गुरतेज हमारी बात क्यों मानेगा। फिर जवाब में सुनील कहता है कि गुरतेज से अपनी बात मनवाने के लिए हमें मंगत को वापस लाना होगा। अब प्लान के मुताबिक सुनील और दहिया मंगत के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं कि तिहाड़ जेल को तुम्हारी जरूरत है। फिर दहिया मंगत को कहता है कि तुम्हें जो भी तकलीफ है उसका गुस्सा तुम बेकार में जाया मत करो, उस गुस्से को तिहाड़ के कैदियों को सुधारने में लगाओ। अब मंगत दहिया की बात को समझ जाता है। फिर वे लोग गुरतेज को भी समझा देते हैं। सुनील और दहिया एसपी को आगे का प्लान बताते हैं, जिसमें वो त्यागी गैंग के कुछ सदस्यों को दूसरे शहर की जेलों में ट्रांसफर कर देंगे और जो बचे हुए कैदी हैं उनको पैसों से खरीद लिया जाएगा। फिर एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि इतना पैसा आएगा कहां से, लेकिन इस बारे में भी सुनील और दहिया पहले ही सोचकर बैठे हुए थे। वो लोग ये पैसा बी क्लास वालों से लेंगे क्योंकि उनको चाहिए थी साफ सफाई और थोड़ी बहुत आने जाने की इजाजत, और अगर ये सुविधा उनको दे दी जाए तो वो लोग पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब सुनील और दहिया ने जैसे सोचा था प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही होता है। बी क्लास वाले सफाई के बदले पैसे देने को मान जाते हैं और मंगत उन पैसों से त्यागियों को खिला पिलाकर पता लगा लेता है कि हथियार कहां कहां छुपाए गए हैं। ये सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि त्यागियों ने हथियार तोमर के पेड़ लगाने वाली जगह पर छुपाए थे। दहिया ने पहले भी वहां पर खुदाई करवाई थी, लेकिन उसको हथियार नहीं मिले थे क्योंकि उसने तोमर के गार्डन में खुदाई नहीं करवाई थी। तोमर को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसी के पेड़ों के नीचे हथियार छुपाए गए थे, जिसके बाद वो त्यागी गैंग के सदस्यों को बहुत मारता है। अब प्लान को आगे बढ़ाते हुए सभी सरदार पुलिस वाले सनी त्यागी को बहाने से जेल के बाहर लेकर जाते हैं और फिर उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस काम के लिए सरदार ऑफिसर्स को चुना गया था क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर थे। सनी के साथ साथ त्यागी गैंग के और भी कई सदस्यों को दूसरी जेल में भिजवा दिया जाता है, लेकिन लवली के जाने से पहले दहिया उसकी जमकर धुलाई करता है और अपना पूरा हिसाब बराबर कर लेता है। फिर सभी गैंग के मेंबर्स को आदेश दिए जाते हैं कि आज से वो अपने नाम के हिसाब से जेल में रहेंगे। जिनके नाम ए से शुरू होते हैं वो ए के साथ और जो बी वाले हैं वो बी के साथ, और इसी तरह हर अक्षर के नाम वाले कैदी अपने ही अक्षरों के नाम वाले कैदियों के साथ रहेंगे। अब कौन हड्डी गैंग का है, कौन सरदार गैंग का और कौन त्यागी गैंग का, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब सभी गैंग को तोड़ने के बाद तिहाड़ जेल में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है, लेकिन तभी सुनील की जिंदगी में एक और दुख आ जाता है और वो दुख था प्रिया। वो सुनील के पास फोन करती है और बताती है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि जब तक तुम इस गंदगी में रहोगे तब तक तुम मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे। सुनील को हमेशा से ही लगता था कि प्रिया उसकी नौकरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब तो वो भी उसके घर वालों जैसी हो गई थी। कुछ समय बाद दहिया को बेटी होती है और मंगत की भी उसकी माँ से बात हो जाती है, जिससे सभी की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। गर्वित और कविता की लव स्टोरी भी जारी रहती है, क्योंकि कविता ने अब गर्वित को अपना लिया था। अब तोमर और सुनील दोनों ही शान के साथ तिहाड़ में काम करने लगते हैं।
तभी सुनील को अपने इंटरव्यू का वो दिन याद आता है जब उससे पूछा गया था कि ब्लैक वारंट साइन करने के बाद जज अपने पेन की निब को क्यों तोड़ देते हैं। फिर सुनील उस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि ब्लैक वारंट एक अंधकार की तरह है जिसको जितनी जगह मिल जाए वो उतना ही फैल जाता है। लेकिन जज साहब अपने पेन की निब तोड़कर ये दर्शाते हैं कि अब ये अंधकार और ना फैले। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि तिहाड़ जेल में सभी ऑफिसर सो रहे थे। दरअसल उन सभी ने चार्ल्स के दिए हुए लड्डू और मिठाइयां खा ली थी, जिनके बाद चार्ल्स तिहाड़ जेल से भाग जाता है और सुनील के लिए एक पोस्ट कार्ड छोड़कर जाता है जिसमें लिखा हुआ था टाटा। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। यह सीरीज तिहाड़ की सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो कभी 1980 के दशक में हुई थी। इस पूरी सीरीज में सुनील ने बहुत ही दुख झेले और बहुत सारी परेशानियां उठाई। सुनील को भले ही अपना प्यार ना मिला हो, लेकिन एक सम्मान भरी जेलर की नौकरी जरूर मिली। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।